बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है आपकी वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 हर एक चैप्टर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप्स, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है कराने का वही रहेगा सेम, कि पहले हम एग्जांपल्स करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सरसाइज में है। और बेटा इसके अंदर एक बात फिर से बता दूं कि जो सीबीएसई है वो अपना सिलेबस अपडेट करती है, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी हर साल अपडेट हो जाती है। बट जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर अपडेट नहीं होती। तो जो क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है हम वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बिकॉज वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, जो टॉपिक हमारे कोर्स में है ही नहीं एग्जाम्पलर के, वो वाले क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। वो जो मैं यहाँ पर ना करवाऊं तो सोचना वो कट ऑफ है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं वीकली प्लानर का। वीकली प्लानर जैसे कि हर क्लास में आपको बताती हूँ, ये आपका एनजे इन्फिनिटी क्लासेस njinfinityclasses.com पर अवेलेबल है, और njinfinityclasses.com का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर बेटा रेगुलर क्लासेस चल रही है। रेगुलर क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एग्जाम्पल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फिर बाद में जब इसकी रिवीजन स्टार्ट होगी बेटा, वहां पर जाकर आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। प्रीव्यू का ऑप्शन जब आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा कंप्लीट वीकली प्लानर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, और आप वहां पर देखना आपका 6 नवंबर 2026 को पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 15 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। ठीक है, 15 नवंबर से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आपके नवंबर के लास्ट में क्या स्टार्ट हो जाएंगे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2। तो बेटा अभी टाइम है, अभी वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। 8th में देखो यहाँ पर लाइव डाउट सेशन चल रहे हैं, यहाँ पर डिस्कशन क्लास चल रही है, तो आप जाकर एक बार वहां पर गो थ्रू जरूर कर लेना पूरा कंप्लीट वीकली प्लानर पूरे साल के लिए। ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर चुके हैं, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, मिसलेनियस भी कर चुके हैं, और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के शॉर्ट आंसर टाइप भी कर चुके हैं। आज हम आए हैं लॉन्ग आंसर टाइप पे। अब अपना स्टार्ट करते हैं। शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन आपको गिवन है, इज नॉट नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो 1 1 के लिए हम कैसे करते हैं, 1 1 के लिए हम करेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। जो r है ये वाला दैट इज डोमेन, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है हमारा, ये होती है डोमेन और ये होती है कोडोमेन। अब ये सेम है तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पर आप डोमेन लिखो कि आपके लिए डोमेन ये है। ठीक है, चाहे ये सेम है चाहे अलग है, पर आपकी मैपिंग में डोमेन आपके लिए ये है। अब x1 x2 लिया तो पुट, हम क्या पुट करते हैं यहाँ पर, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 पुट किया। अब इसके अंदर fx1 ओपन करेंगे तो x1 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस 1, x2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है बेटा, सारी कैलकुलेशन है। अब तो आप किस में हो, आप 12th क्लास के बच्चे हो, तो ये सब आप करके छोड़कर आ चुके हो। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा x1 x2 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जो कटेगा वो कट जाएगा, और आपको x1 इंटू x2 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि जो x1 है वो 1 बाय x2 के, या फिर आप कह सकते हो x2 जो है वो 1 बाय x1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला, x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 बट x1 is not equal to x2, so this is not an 1 1 function। ये 1 1 function नहीं है। ठीक, बाय द डेफिनेशन ऑफ द 1 1 फंक्शन। ये अभी तक आप इतना मतलब जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आप देख चुके होगे, बिल्कुल सेम मेथड है। सबको करने का 5 चीजें सीखी हैं। एक तो टाइप ऑफ रिलेशन में हमने सीखा, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसके अंदर सीखा, फंक्शंस के अंदर सीखा 1 1 और ऑन 2। सिर्फ इस 5 चीजों के अलावा पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब हमने 1 1 के लिए कर दिया, अब करेंगे ऑन 2 के लिए। ऑन 2 के लिए देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, ये R है, और ये को डोमेन है, ये भी R है। अब
इसके लिए यहाँ से हम y लेट करते हैं, जब भी हमें इसकी रेंज बतानी होती है या फिर ऑन टू के लिए हम यहाँ से एलिमेंट लेते हैं अपने कोडोमेन में से। लेट y बिलोंग्स टू r, r कौन से वाला, कोडोमेन वाला, हम कोडोमेन में से एलिमेंट लेते हैं, ठीक। अब इसके अंदर पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई ही एफ एक्स होता है, यहाँ पर फंक्शन अप्लाई होता है, इसी को तो हम y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बोलते हैं। तो y यहाँ से किसके को आ गया, एक्स के बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए, ठीक। अब यहाँ से आ जाओगे आप यहाँ पर जो x की वैल्यूज है, ठीक है, फॉर एवरी y, फॉर यहाँ पर आप पहले एग्जांपल दे देते, चलो फॉर एग्जांपल लेट y इज इक्वल्स टू 1, अगर हमने y की वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ से किसके इक्वल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ से आ गए एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर ले आएंगे प्लस 1, ठीक, ये इसके इक्वल आ गए। यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से अगर आप करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इससे आप कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a क्या है आपके पास यहाँ पे 1 और c भी 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो किसके इक्वल आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x की वैल्यू क्या मिली, और -√1 को क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखते हैं 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और या फिर 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ये आपको पता है। तो जो x है यहाँ से जो ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, रियल नंबर को नहीं मतलब कि डोमेन को बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि डोमेन हमारी क्या है यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है, डोमेन है रियल नंबर। तो पर यहाँ पर हमें मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि R को बिलोंग नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एज यू कैन सी दैट आप देख सकते हो दैट फॉर एवरी y, सारे y के लिए जो कि बिलोंग कर रहे हैं कोडोमेन को देयर प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे आप देख सकते हो व्हेन, एज इन द केस ऑफ व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, ये विजिबल है इतना, हाँ ठीक है, जैसे कि आप इस केस में दे सकते हो जब y इज इक्वल्स टू 1 है तो इसकी प्री इमेज है ही नहीं। जब आपने यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया तो इसकी प्री इमेज क्या है, वो तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारे इस वाले बैग में है ही नहीं। जैसे कि मैंने आप सिखाया डोमेन और कोडोमेन, आप इस तरीके से एज्यूम करो कि आपके हाथ में 2 कंटेनर्स हैं या फिर 2 बैग है। अब जो आपके हाथ में बैग है उसके अंदर सिर्फ रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो एक ही आपको गिवन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिलेशंस ऑन ए विच है प्रॉपर्टीज ऑफ बी। तो हमें एक फंक्शन, इससे एक रिलेशन बनाना है, ए पार्ट करवा रही हूँ जो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव है तो मतलब सब सारे एलिमेंट्स के लिए 1 1 2 2 3 3 और 4 4 तो होगा ही, ये एलिमेंट्स है। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या हो सकता है 1 2, अब अच्छा 2 1 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे नोट सिमेट्रिक है, 1 2 लिख देती हूँ, 2 3 लिख देती हूँ, ठीक है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 बिलोंग करना पड़ेगा। तो ये कैसा रिलेशन है हमारा, जो कि रिफ्लेक्सिव है और जो ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, और 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी है। तो इस टाइप से हमें रिलेशंस बनाने होते हैं। ये सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। इसके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपका कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, 2 3 और 3 2, ठीक है। अब ये क्या है, सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, कोई और एलिमेंट है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है, और 2 3 है 3 2 है पर 2 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। जब सिर्फ सिमेट्रिक हो तो उसका तो बेस्ट ऑप्शन होता है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 2 1, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, ऐसा केस दे दो जब सिमेट्रिक का आ जाए आपके पास। सी देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है। चलो रिफ्लेक्सिव है तो क्या आएगा आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4, सारे एलिमेंट्स के लिए आता है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के लिए आता है। अच्छा अब ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक देखो अगर मैं 1 2 2 1 ऐड कर देती हूँ, ठीक है, 1 2 2 1 ऐड कर देती हूँ तो सिमेट्रिक है। और इस टाइम पे अगर आप चेक करोगे ना तो ये ट्रांजिटिव भी है। देखो 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है,
ठीक, 1 1 भी है। अब आप इसके अंदर एक एलिमेंट और ऐड करो, 1 3 3 1, 1 3 3 1। नहीं ये नहीं होगा, इससे हम इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट करते हैं। इसके अंदर देखो हम ये कर सकते हैं 2 3, हाँ 1 3 से जा रहा है बेटा ये। इसका देखो अगर हम 1 3 3 1 ऐड करते हैं, अगर हम 1 3 3 1 ऐड करते हैं तो यहां से आपको देखो ये मिलेगा, देखो 3 1 है, 3 1 बिलोंग कर रहा है, 3 1 बिलोंग कर रहा है आर को, और यहाँ से देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, देखो ये बी है ना, यहाँ पर 3 1 है 1 2 है, बट 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। इसको इस तरीके से देखना होता है। तो ये कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, पर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है बेटा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। अच्छा ट्रांजिटिव होना चाहिए, ओके सॉरी बेटा। ठीक है चलो, ये अगर आपको इस टाइप से आता है कि जो रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, उसका केस ये हो जाएगा। इसका मैं आपको बता देती हूँ सी पार्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर ऑल ही कर देती हूँ। अब इसका सी पार्ट देखते हैं आर। इसके अंदर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसके अंदर मैं आपको 3 ऑप्शन बता दूंगी। अब इसके अंदर देखो जो मतलब कि इक्विवेलेंस है 2 2 3 3 4 4, ये तो होता है बेटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस भी इक्विवेलेंस होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। दूसरा देख लेते हैं 1 1, जो कि मैंने आपको लिख के दिखाया था, 2 2 3 3 4 4 1 2 और 2 1। ये वाला भी क्या होता है, मैंने बताया था ना 1 2 है, 2 1 है और वो भी है। इसके अंदर 1 2 2 1 है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एक ही पेयर ऐड करते हैं तो वो भी ट्रांजिटिव होता है। अगर एक से ज्यादा पेयर ऐड करते हैं, 2 पेयर ऐड कर देंगे, तो वो जो अभी आपको पहले करवाया था वो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो आप ये वाला लिख सकते हो, ये वाला। और एक और होता है, वो पूरा क्या होता है, जो ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए आर के इक्वल हो जाए। मतलब जो ए क्रॉस ए करके जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी थी 11th क्लास में, उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, उसके पूरा ए क्रॉस ए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऑलवेज। तो ये सबसे छोटा होता है, वो सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बीच में इस टाइप से हम इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से बनाना है, और हाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बना पाओगे। यहाँ पे देखो एक रिलेशन डिफाइन है जो कि नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन है। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन है जो कि नेचुरल नंबर्स पे, मतलब n क्रॉस n पे डिफाइन है। r एक रिलेशन गिवन है x y, वेयर x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x यहाँ से बिलोंग करेगा और y यहाँ से बिलोंग करेगा, और y भी जो है नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। और एक कंडीशन गिवन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 41। ठीक, अब इसकी डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, और बताना है कि ये कैसा रिलेशन है। अब इसके अंदर देखो यहाँ से कंडीशन हमें पता लग रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, तो y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 2x। ठीक है, इस पे अगर हम वर्क करें, अब 2 की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग करे तो x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो 49 माइनस 1 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 39। ठीक, यहाँ पे मैं रिलेशन लिखती जाती हूँ। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 39 मिली। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 37। तो जब आपको ये 2 मिली तो ये हो गई 37। ऐसे ही जब 3 हो जाएगी तो इसमें से 6 माइनस कर दो तो 3 आपको मिल जाएगी 35। 4 कर दोगे तो 8 माइनस कर दो तो आपको मिलेगी 33। और आप अगर 5 कर दोगे तो इसमें से 10 माइनस कर दो 31। ऐसे 6 की आपको मिलेगी, 12 माइनस कर दोगे इसके अंदर तो आपको मिलेगी 29। यहाँ पर 7 मतलब कि 14, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 27। 7 कर दोगे तो आपकी हो जाएगी 27। ठीक, 7 कर दोगे, अब ऐसे ही आप 8 कर दोगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू 25। ऐसे आप देख रहे हो जब एक एक बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ठीक, लास्ट वैल्यू देखो कौन सी आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है
जब हम इसको 20 ले लें, जब हम इसको लास्ट ऐसे हम चलते जाएंगे इसके अंदर, तो जब हम इसको 20 ले लें, x की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 40 माइनस 41, तो ये हो जाएगा x का आ जाएगा 1। इससे कम नहीं आ सकता, क्योंकि हम जीरो नेगेटिव में नहीं जा सकते, क्योंकि y भी आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर हम 20 से यहाँ पर 21 कर देंगे तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। 41 माइनस 42 नेगेटिव आ जाएगा, जो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ तक ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखो, जो इसकी, अब हमें क्या बताना है, ये हमने बना लिया रिलेशन। यहाँ से हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज। वैसे आपको इतने एलिमेंट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप यहाँ से 3-4 देखने के बाद यहाँ पर समझ के आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। ये आगे के ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट और लिख दो, 19 वाला लिख दो, ठीक है। 19 के साथ आ जाएगा 3। क्लियर है इतना। अब इसके अंदर आप देखो डोमेन, यहाँ से डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही है, 1 से 20 तक, इससे ज्यादा डोमेन नहीं जा रही। तो डोमेन आपकी क्या आ गई, 1 2 3 अप टू 20, ठीक है डोमेन। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 से नहीं, इस इधर हम एलिमेंट से लिखेंगे, बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, रियल नंबर्स नहीं है। जो हम इसके रेंज लिखते हैं, इंटरवल के रूप में लिखते हैं, वो हम रियल नंबर्स को ही दिखा पाते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स का रेंज, इंटरवल का मीनिंग होता है कि जो इसके बीच के दोनों नंबर्स हैं, जो इनके बीच के नंबर हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो जब नेचुरल नंबर होगा तो आप इसको इस तरीके से लिखकर दिखा सकते हो। तो आपकी डोमेन हो गई 1 से 20, और आप ये देखो आपकी रेंज क्या है इसके अंदर। रेंज देखो 1 3 ऐसे 5 सारे इवन नंबर्स, ठीक है, सारे इवन नंबर्स हैं। तो आप कैसे लिखोगे, 1 3 5 7 और अप टू कहाँ तक है, सिर्फ 39 तक, सिर्फ 39 तक। तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी और ये आपकी रेंज हो जाएगी। अब आपके अंदर, इसके अंदर क्या चेक करना है, ऑल्सो वेरीफाई आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। रिफ्लेक्सिव के लिए यही होता है, हर किसी के लिए 1 1 2 2 3 3 करना चाहिए। तो जब हम डिस्प्रूव करते हैं तो एक एग्जाम्पल देना भी बहुत रहता है, 2 दे दो कि 1 1 नो, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्लियर है। अच्छा सिमेट्रिक का चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक का देख लो, 139 बिलोंग्स टू आर बट 39 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव में देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में देखो कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा यहाँ पर जिससे आप बता पाओगे कि वो उसको अप्रोच कर रहा है, वो उसको अप्रोच कर रहा है। देखो यहाँ पर 19 आ रहा है ना, या फिर जो इवन वाले होंगे ना आपके, ये देखो ये यही एलिमेंट आ गया। देखो 19 3 बिलोंग कर रहा है। देखो ट्रांजिटिव के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप यहाँ पर देखो 19 और 3 बिलोंग कर रहा है आर को, और 3 से स्टार्ट होता हुआ 335 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। 335 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 19 और 35 बिलोंग नहीं करेगा आर को, ठीक है। 19 और 35 बिलोंग नहीं कर रहा आर को, सो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। ऐसे आप यहाँ से भी देख सकते हो 139, देखो 21 139, बट 2039 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। क्लियर है बेटा। इस तरीके से आपको देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसकी डोमेन मैंने बता दी, जो इनके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जो सेकंड होते हैं वो रेंज होते हैं। क्लियर है बेटा। इजी क्वेश्चन है ये, 11th को ही टच कर रहा है आपका, 12th वाला इसमें ऐसा खास कुछ था नहीं। ये ए एक दिया हुआ है आपको, सेट बी दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट है एन एग्जांपल, एक इंजेक्टिव मैपिंग बनानी है आपको ए से बी। ए में आपके कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 2 5 6 7 एक एलिमेंट है। ए से बी आपको इंजेक्टिव मैपिंग बनानी है, मतलब 1 2 1, आप कोई भी मैपिंग बना सकते हो, ठीक है। ये आपकी इंजेक्टिव मैपिंग हो गई कि 1 से 1। इसमें अगर कोर डोमेन में कोई एलिमेंट खाली रहता है तो नो वरीज, ठीक है। ऑन टू वाले केस में हमें चेक करना होता है, बट वैसे अगर नॉर्मल इंजेक्टिव की बात करें तो कोई बात नहीं है। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 3 से 5 एंड 4 to 7, दिस इज द फंक्शन जो कि इंजेक्टिव फंक्शन है। मैपिंग ए टू विच इज नॉट इंजेक्टिव, जो इंजेक्टिव नहीं है। ये ए पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि इंजेक्टिव नहीं है, 2 3 4 2 5 6 7 इंजेक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो ये और ये, ठीक है, ये और ये।
अगर हम इसको अलग कर देते तो इंजेक्टिव मैपिंग हो जाती। तो एफ कैसी है, ये इंजेक्टिव नहीं है। तो 2 to 2 है, 3 to 5 है और 4 to 5 है। तो ये कैसी है, मैनी टू 1 है। मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, अब पहले बी के एलिमेंट्स लिख दो फिर ए के लिख दो। मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, बी टू ए हो जाएगा 2 5 6 7 2 5 6 7 2 3 4। अब देखो, अब ना तो इसने बोला कि आप इंजेक्टिव बनाओ, ना बोला ऑन टू बनाओ, बस इसने बोला फंक्शन की मैपिंग कर दो। तो फंक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे ना हमें। अब यहाँ पर तो 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3, तो 2 का मैनी टू 1 बन जाएगा। बट इसने हमें कुछ बोला ही नहीं है तो हम इस टाइप से बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या आया, 2 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 2 और 6 की इमेज है 4 और 7 की इमेज भी है 4। तो ये मैपिंग है। ये तो इजीएस्ट है, मतलब आप देख रहे हो कि एग्जाम्पलर से जो बच्चे डरते हैं वहां पर मोर इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 3 के एग्जाम्पल देने आपको। एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। जो इतने एग्जाम्पल, इतने क्वेश्चन आप रिपीटेडली कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है बेटा, आपको ये चीजें समझ आनी स्टार्ट हो गई हैं। आप अपने आप से एक बता सकते हो जो कि 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। अगर मैं एफ की मैपिंग बना दूं R to R, ठीक है, R to R नहीं बना सकती, इसमें मैं बनाती हूँ आपकी N to N। इसमें N to N मैपिंग बनाऊंगी। अगर मैं एक मैपिंग ले लूँ N to N, मतलब कि नेचुरल नंबर्स, और फंक्शन ले दूँ fx इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू 2x। अब f1 डालोगे, n है मतलब 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 है तो देखो 2 है तो 4 आ जाएगा, 1 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 6 आ जाएगा। तो ये 1 to 1 मैपिंग है, 1 to 1। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, तो x1 इज इक्वल्स टू x2। आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल देना था, आपको करके नहीं दिखाना था। तो ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, इसकी जो कोड डोमेन में है, इसके जो कोड डोमेन में सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बट 1 किसी की इमेज नहीं है, 3 भी किसी की इमेज नहीं है। तो इसके अंदर जो आपकी 1 व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, जब y 1 है तो इसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 देयर इज नॉट प्री इमेज अवेलेबल इन इट्स डोमेन, y की कोई वहां पर प्री इमेज नहीं मिलेगी। क्लियर है आपको, जो कि y क्या आ जाएगा, यहां से देखो तो y क्या आ रहा है, x क्या आ रहा है, y/2 आ रहा है, y/2 आ रहा है। अब x हो गया y इज इक्वल्स टू 1/2, तो 0.5, यहाँ पे तो सारे नेचुरल नंबर है, 0.5 1/2 है ही नहीं, तो यहाँ पर इसके प्री इमेज अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि आपको बार बार सिखाती आई हूँ, कोड डोमेन यहाँ पर है नेचुरल नंबर, कोड डोमेन नेचुरल नंबर है, और रेंज क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो ये कोड डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो भी ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देना, ये हमें क्लैरिफाई नहीं करना, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल देना था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं जो 1 1 है बट 1 1 नहीं है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल देना है जो 1 1 नहीं है बट ऑन टू होगा। आप खुद बताओ ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है। ऐसा एग्जाम्पल हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, आपको जो सा भी ध्यान हो वो कर लेना। fn वाला पढ़ा था, n+1/2 और n/2 if n is odd, if n is odd, if n is even, if n is even, ठीक है, if n is odd, if n is even। और फंक्शन जो वेरी कर रहा था, हमारा कर रहा था R to R था क्या, नेचुरल नंबर्स था। R to R पे करके देख लेते हैं एक बार मैं इसको R to R पे करके देख रही हूँ, अदरवाइज मैं देख लूंगी कि R to R है या फिर N to N है। अब देखो इसके अंदर f(1) देंगे तो मतलब इवन है, ऑड है तो क्या आ जाएगा 1 + 1/2 1, ठीक। और f(2) देंगे, इवन है तो ये वाला आ जाएगा 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब इसके अंदर अगर मैं y ले लेती हूँ, y n+1/2 और y इज इक्वल्स टू n/2, दोनों में आएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2y, ये n पर है बेटा, n पर होगा, ठीक है, n पर है, ठीक है। क्यों है अभी बता देती हूँ। n+1, n की वैल्यू निकालेंगे तो 2y - 1, और यहाँ से n जो आ जाएगी 2y आ जाएगी। अब देखो अगर नेचुरल नंबर है, ये y एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इस वाले n को बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 1 है तो ये x1 आ रहा है, यहाँ पे प्री इमेज मिल रही है। 2 है तो भी प्री इमेज मिल रही है, नेचुरल नंबर ही आ रहा है ना, y है तो भी। अगर वो डिवीजन में आ रहा होता तो हम R to R कर देते,
ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल नेचुरल नंबर ही बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 1 है, 1 1 नहीं है बट ऑन2 है। ये मैपिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपका कौन सा है, मतलब डोमेन क्या है, कोर डोमेन क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है इन क्वेश्चंस में। विच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2, जो ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन2 है, ऐसा कौन सा होगा, एक्स की पावर स्क्वायर वाला ले सकते हैं। ठीक है, एक्स की पावर स्क्वायर, जिसमें कि आपका जो फंक्शन है वो R2R ले लो इसके अंदर। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर है R2R लेंगे तभी तो देखो 2 की स्क्वायर भी 4 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो ये कैसा है, 1 1 फंक्शन नहीं है और ऑन2 फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि जो सारी मैपिंग्स हैं वो क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब कि 0 4 0 1 4, परफेक्ट स्क्वायर्स जो भी होंगे 4 9 16 25, और वो भी सिर्फ पॉजिटिव वाले, वो भी सिर्फ पॉजिटिव वाले परफेक्ट स्क्वायर्स जो होंगे। बाकी अगर इसके अंदर -1 की बात करूं तो उसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, अगर यहाँ पे कोई -1 है उसकी यहाँ पे कोई प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो जो इसकी डोमेन है वो R है, कोडोमेन, और जो इसकी रेंज है वो क्या है, ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर है तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो वो सारा, और बाकी सबकी क्या है, तो इसके अंदर से कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं हुई। ठीक है, रेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, ये वाले पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं। क्लियर है बेटा, ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी था और उसके साथ मैंने सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस भी लिखकर दिखाए थे आपको 3 से 4, जब मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवाई है किसकी, एनसीईआरटी की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कभी 2 मार्क्स का आता है, कभी 5 मार्क्स का भी आता है, कभी 3 का भी आता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ की मैपिंग देखो A2B है। ठीक है, अगर आप ये पहले कर चुके हो तो वीडियो को यहीं स्टॉप कर लेना, या फिर अब मेरी वॉइस को थोड़ा सा म्यूट कर देना और आप फटाफट से इसको कर लो। ठीक है, फटाफट से अपने रजिस्टर में करो और अपना आंसर चेक करो आप। अब इसके अंदर देखो A2B, A जो है क्या है, R है, पूरा रियल नंबर है, बट जो एक 3 होता है एग्जैक्ट एक एलिमेंट, देखो ब्रेसिस में एनक्लोज है ना, तो एग्जैक्ट एक एलिमेंट है, वो नहीं है, वो है ही नहीं। जो आपने डोमेन वाला बैग पकड़ा हुआ है ना उसके अंदर 3 है ही नहीं। अब ऐसे ही आपका कोर डोमेन वाला बैग सारे रियल नंबर है, बट उसके अंदर जो एक 1 होता है वो है ही नहीं, है ही नहीं उसके अंदर। ठीक, अब ये आपकी मैपिंग है, और जो फंक्शन डिफाइंड है वो कुछ इस तरीके का डिफाइंड है, x-2 x-3। ठीक, अब इसके अंदर देखो उसने डोमेन में से 3 निकाल ही दिया, अगर डोमेन में 3 होता मतलब ये x3 को ला जाता तो आपको फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाता ना, तो उसने बड़ा सोच समझ के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, बड़े सोच समझ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उसने डोमेन में 3 होता तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता, तो उसने 3 पहले ही रिमूव कर रखा है, तो वो मिलेगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब इसके अंदर फर्स्ट आ जाता है 1 1 के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए आपने x1 x2 जो है बिलोंग कर रहे हैं अपनी डोमेन को, ए से आपने ले लिए। ठीक, x1 और इसको पुट कर दिया कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। fx1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 3, और x2 आ जाएगा x2 - 3 x2 - 3। अब इसको बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद कुछ कट जाएगा, तो आपको यहाँ से क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली क्या मिलेगा, x1 = x2। तो जब fx1 fx2 के इक्वल है और x1 x2 के इक्वल है, तो ये आपका कैसा है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, 12th क्लास के बच्चे कैलकुलेशन खुद करके देखो। अब आ जाते हैं ऑन2 फंक्शन के लिए। ऑन2 फंक्शन के लिए हम एक एलिमेंट लेट करते हैं अपने कोर डोमेन में से, दैट इज कोर डोमेन बी को कर रहा है। ठीक है, बी इज द कोर डोमेन। जब हमारे नाम अलग होते हैं ना, डोमेन कोर डोमेन के, तब कंफ्यूजन नहीं है, पर जब नाम सेम होता है तब आप डोमेन और कोर डोमेन ब्रैकेट में एक बार लिख दिया करो। ठीक, अब y जो है fx के इक्वल है। ठीक, y fx क्या है, x - 2 x - 3। अब इसको पूरा x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और राइट हैंड साइड पूरा y में हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, तो x - 3 इंटू में y x - 2। अब इसको ओपन कर लेंगे, xy - 3y = x - 2। अब y वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, x को इधर ले आएंगे, 3y - 2
अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस वन, 3y माइनस टू। अब x इधर रह जाएगा 3y माइनस टू, y माइनस वन। ठीक है, अब ये देखो ये फंक्शन यहाँ पर भी ये सारे रियल नंबर से, सिर्फ 3 नहीं है, यहाँ पे सारे रियल नंबर है, 1 नहीं है। ये कब नॉट डिफाइंड हो सकता था? ये जब y 1 के इक्वल हो जाता तो नॉट डिफाइंड हो जाता, बट y 1 इसके अंदर, इस बैग के अंदर है ही नहीं, तो वो नॉट डिफाइंड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देयर इज, सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू अ कोडोमेन, सारे y जो b को बिलोंग कर रहे हैं, there is pre-image available, there is pre-image available in its domain, in its domain, so this is the onto function। तो सारे y के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सबके लिए यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल है, क्योंकि देखो यहाँ से 1 हट चुका है, क्योंकि 1 1 माइनस 1 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है, तो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाता। ठीक है, as this is the 1 1 भी है onto, as this is the bijective function। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो बेटा, 21st। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये आप अपने आप से करोगे, ये आप अपने आप से करोगे। मॉड्यूलस फंक्शन भी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर तो बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये है आपका मल्टीपल। इसके कैसे बनेंगे, आपका फंक्शन कैसे बनेगा मैं बता देती हूँ। इसका एक्स, और इसकी जगह जो मॉड्यूलस ओपन करेंगे एक्स आ जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स आ जाएगा जब एक्स इज लेस देन 0। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जब लेस देन 0। ठीक है, ये बेटा अपने आप से करोगे आप, बिल्कुल सिंपल है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये जो मैपिंग है वो क्या है, a टू a है, मैपिंग जो है वो a टू a है, और a में आपके पास क्या है, -1 से 1 तक है। -1 से 1 मतलब कि ये ही आपकी 1 से 1, ठीक है, -1 से 1 यही आपकी डोमेन है, और यही आपकी को डोमेन है। ठीक, यही आपकी डोमेन है और यही आपकी को डोमेन है। क्लियर है बेटा? अब यहां से आप देख सकते हो 1 के लिए अगर मैं f ऑफ 1 की वैल्यू लेती हूँ तो क्या आ रही है, 1 स्क्वायर आ रही है। f ऑफ -1 की वैल्यू लेती हूँ तो क्या आती है, y माइनस ऑफ -1 स्क्वायर। ठीक है, -1 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पर ये वाला साइन तो रहेगा ना, तो ये -1 के इक्वल आ रहा है। देखो ना, यहाँ से 1 1 फंक्शन है, ये कैसा है, 1 1 फंक्शन है। और यहाँ से सारे एलिमेंट्स के लिए जितने भी इसके अंदर देखो, इसके बीच के सारे एलिमेंट्स है ना कोडोमेन में, सबके लिए यहाँ पे प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन आएगा। और ये सारे मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से अटेम्प्ट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, रिपीटिशन हो रही है। इसके अंदर भी सेम है, ये देखो 4 रिलेशन दे दिए हैं, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बार बार सेम वही चीज, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, खुद ही करो ना, देखो एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, क्या x खुद ही x से ग्रेटर हो सकता है, नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, अगर x y से ग्रेटर है तो क्या y ग्रेटर हो सकता है x से, अगर 1 2 से ग्रेटर है तो क्या 2 1 से ग्रेटर होगा, नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर 1 2 से ग्रेटर है और 2 सॉरी क्या करवा रही हो यार, देखो अब ये वाला देखो, ग्रेटर वाला, अगर x ग्रेटर देन y, ठीक है, अगर क्या खुद ही रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, क्या खुद ही नंबर खुद से ग्रेटर हो सकता है, क्या 1 1 से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक, सेकंड आ जाता है सिमेट्रिक, अगर x ग्रेटर देन y है, मतलब कि अगर 2 ग्रेटर देन 1 है, इसको इस तरीके से आएगा, मैंने 1 लिख दिया था गलती से, तो y क्या इससे हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 1 ग्रेटर हो जाएगा 2 से, नहीं होगा ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव देख लेते हैं, अगर x y से ग्रेटर है, मान लो 3 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसके अंदर 3 ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। इस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, तो ये ट्रांजिटिव होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। इस तरीके से आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको चेक कर लेना, स्क्वायर इंटीजर वाला। चलो डिस्कस कर ही देती हूँ एक बार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, रिफ्लेक्सिव देखो खुद से सबके लिए, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे नंबर्स के लिए। अब मैं यहाँ पर रिलेशन बना देती हूँ, बहुत छोटा नंबर मेरे को दिख रहा है, अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो अगर 1 लूंगी तो 1 प्लस 1, क्या अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूं तो क्या 1 प्लस 1 बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, 1 प्लस 1 तो 2 होता है। ठीक है, 1 के साथ तो 9 आ जाएगा, चलो ठीक है, 1 के साथ 9 आ जाएगा, 2 के साथ 8 आ जाएगा, 3 के साथ
3 के साथ क्या आएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से चलते जाएंगे और इनके इन्वर्स भी होंगे, सिमेट्रिक होगा ये। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव में तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 5 5, लेकिन हमें तो सभी एलिमेंट के लिए चाहिए होता है, तो 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ए बिलोंग नहीं कर रहा आर को। अब इसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर अगर x प्लस वाई 10 है, यहाँ से देखो अगर 1 प्लस 9 10 है तो 9 प्लस 1 भी तो 10 होगा, यहाँ पे कहीं 9 और 1 भी तो आएगा ना जब आगे चलेंगे, तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर x प्लस वाई 10 है तो y प्लस x भी 10 होगा, पक्का होगा। ठीक, अब इसके अंदर उसमें आ जाते हैं, ट्रांजिटिव के लिए चेक करो। अगर x प्लस वाई 10 है, ठीक है, और y प्लस z 10 है, अगर x प्लस वाई 10 है और y प्लस z 10 है, ठीक। अब इसके अंदर देखो 1 9 है, 9 1 है, तो क्या 1 1 है? नहीं है। ठीक, अब इसके अंदर से आप इसको ऐड करो, अगर x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 20, तो जो x प्लस z है वो क्या आ रहा है 20 प्लस 2y के इक्वल आ रहा है। 20 प्लस 2y के इक्वल आ रहा है, x प्लस z 10 के इक्वल नहीं आ रहा, विच इज नॉट इक्वल टू 10। जो हमारी कंडीशन थी 10 के इक्वल आना चाहिए था, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। स्क्वायर ऑफ द इंटीजर वाला देखो, हर एक नंबर x के लिए जो x है वो स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली होगा। जब हम इनको x इंटू x करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, हाँ आएगा। अगर x y, इसको क्लीन कर रही हूँ, अगर x y बिलोंग कर रहा है r को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इंटू वाई इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी का p स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब हमने बता दिया p स्क्वायर है, वो किसी का भी होल स्क्वायर है। तो अगर x इंटू वाई जो आ रहा है वो ही तो y इंटू एक्स आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर को, तो ये कैसा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, दैट मीन्स एक्स इंटू वाई जो है परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि पी स्क्वायर है। ठीक है, अगर वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये कैसा है, ये भी y इंटू जेड जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसको q से डिनोट कर देते हैं। q इज एनी इंटीजर। ठीक है, इसमें लिखा है ना इंटीजर का, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर है, तो q इज एनी इंटीजर, q इज एनी इंटीजर है। क्लियर है यहाँ पर? अब इसके अंदर देखो, अब हमें किसका निकालना है, x और z का, x इंटू जेड। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय वाई आ जाएगा। और अब हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय वाई आ जाएगा। अगर q इंटू एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू अब x इंटू जेड मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय वाई इंटू में क्यू स्क्वायर बाय वाई। अब यहाँ से देखो x इंटू जेड क्या आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर देखना x इंटू जेड क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, और वाई इंटू वाई। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम x इंटू जेड को क्या लिख सकते हैं, p इंटू क्यू डिवाइडेड y का होल स्क्वायर। तो x इंटू जेड भी क्या है, किसी ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो किसी भी एक इंटीजर का क्या है, वो किसी भी एक, ये नेचुरल नंबर है, y क्या है, नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है, इंटीजर किसी भी एक नंबर का क्या है, जब इंटीजर इंटू इंटीजर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर होता है तो वो इंटीजर आता है। ये एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है, तो जब ये आ रहा है तो x इज ऑल्सो एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को, तो ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, स्क्वायर वाला, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसी टाइप से जैसे ये वाला किया था ना, ये आप खुद करोगे, उसी टाइप से मिलता जुलता है, और इस टाइप के पहले भी करवा चुकी हूँ, तो आप खुद से करो इसको। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये टाइप का मैं करवा चुकी हूँ आपको। उसके अंदर हमारी कुछ ऐसी कंडीशन थी, a प्लस डी b प्लस सी है इसके अंदर, उसके अंदर थी ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन थी। ठीक है, या तो कि एनसीईआरटी की देख लेना, शायद मिसलेनियस में करवाया होगा। ठीक है, शायद मिसलेनियस में करवाया होगा, सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब इसके अंदर देखो, आपको कंडीशन एक तो एक सेट गिवन है, ध्यान रखा करो, जो डोमेन और कोडोमेन गिवन होती है आपको, ये गिवन है। ठीक है, ए बी आर रिलेटेड होगा सी डी से, कब, जब a प्लस डी जो है b प्लस सी के इक्वल होगा।
मैंने इसके अंदर आपको बताया आप पोजीशंस देखा करो, फर्स्ट की 4 के साथ और इसकी इसके साथ एडिशन की बात कर रहा है, ठीक है, हमें इसके अंदर पोजीशंस चेक करनी होती हैं। अब इसको बात करते हैं फर्स्ट के लिए, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, अगर एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो एक्स वाई, तो फर्स्ट वाली पोजीशन लास्ट वाली से, एक्स प्लस वाई, और सेकंड वाली थर्ड वाली पोजीशन से, तो वाई प्लस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सारे एक्स वाई के लिए कोई भी आप पेयर उठा लेना, सबके लिए सेम रहेगा। So this is the reflexive relation. So this is the reflexive relation. Second definition क्या होती है, if अगर A B related to C D है, अगर A B related to C D है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि A प्लस D जो है B प्लस C के इक्वल है, ठीक है, B प्लस C के इक्वल है। अब अगर मैं यहाँ पे रफ में देखना एक बार, यहाँ पर रफ में देखो एक बार, अगर मैं, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें ये करना है अगर C प्लस सी डी रिलेटेड टू ए सी हो जाए, ठीक है, इसके लिए हमें क्या, ए बी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मतलब फर्स्ट की फोर्थ वाली कंडीशन से C प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए अगर मैं कर दूं, C प्लस बी अगर डी प्लस ए कर दूं तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ से देखो देखो अब ये इक्वल है तो इसको इधर और इसको इधर भी तो लिख सकती हूँ, मतलब बी प्लस सी ए प्लस डी के भी तो इक्वल होगा, ठीक है, इसको इधर उठा के रख दो, है तो इक्वल ही ना दोनों, ठीक। अब b प्लस सी किसके इक्वल है, c प्लस बी के, कॉम्यूटेटिव लॉ है, और ये d प्लस ए के इक्वल है। इससे आपको क्या पता चला, ये इसके इक्वल है, ये इसका इक्वल है, हेंस इससे आपको क्या पता चला, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। जब आप कंफ्यूज हो जाओ ना इस तरीके से कि आपको ये पता ना लगे कि आपको क्या प्रूफ करना है, तो आप इस तरीके से रफ में एक बार करके देख लिया करो कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये इससे रिलेटेड है, अगर ये रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, तो ये कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है इसको। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि a प्लस डी जो है वो b प्लस सी के इक्वल है। इफ सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, c प्लस एफ जो है d प्लस ई के इक्वल है, क्लियर है, ये हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर। अब फिर दोबारा से रफ में आकर चेक कर लेते हैं। अब हमें ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या शो करना है कि ए बी रिलेट होना चाहिए ई एफ के, यही ट्रांजिटिव के लिए करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या शो करना है कि ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल अगर हम दिखा दें तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इन दोनों में से हम ये कैसे ला सकते हैं, बस अब ये सोचना है, ठीक। अब इनमें से कॉमन क्या है, हमें चाहिए, देखो ए एफ बी ई तो चाहिए, हमें ए चाहिए, एफ चाहिए, बी चाहिए, ई चाहिए। हम सी या डी को रिमूव कर लें, सी और डी रिमूव हो जाए तो हम इनमें कुछ रिलेशन दिखा सकते हैं। तो जो इस इक्वेशन से है ना, इससे आप पूरा जो है डी में ले आओ, डी में ले आओ, ठीक है, डी। तो डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ए आ गया, इधर से भी डी में ले आओ, d इज इक्वल्स टू सी प्लस एफ माइनस ई आ गया। अब 1 और 2 को इक्वेट कर दो, डी डी इक्वल हो जाएगा, तो b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एफ माइनस ई के इक्वल आ गया। यहाँ दोनों साइड से देखो प्लस का सी है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको क्या मिला, b माइनस ए एफ माइनस ई के इक्वल मिल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलना चाहिए, a प्लस एफ। अगर मैं a को उधर ले जाऊं और e को इधर ले आऊं, देखो b प्लस ई और f प्लस ए, ठीक। अब इसको इधर उधर करके लिख लो, इसको इधर लिख लेती हूँ, f प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस ई, और इसको a प्लस एफ लिख सकते हैं, b प्लस ई। तो इससे क्या पता चला, हैंस ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। यही कंडीशन तो दिखानी थी, हमने रफ में करके देखा, जो यही तो बनाना था। तो एट द एंड हमारे पास ये आ गया इधर उधर करके। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है,
ठीक, यहाँ से हमें पता चल गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर एक ये बतानी है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास किसकी बतानी है? 2, 5 की। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर ही एलिमेंट्स आएंगे ना, एक्स वाई एलिमेंट, ठीक है, एक्स वाई इज रिलेटेड टू 2, 5 से रिलेट करने चाहिए, इज रिलेटेड टू, वही वाले एक्स वाई आएंगे इसके अंदर जब एक्स वाई जो है 2y से रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, एक्स वाई जो है 2, 5 से रिलेट करेंगे। और रिलेशन की कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पर कि जो x + 5 है वो y + 2 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ के साथ और सेकंड का यही मैंने सिखाया, ध्यान रखना होता है आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, x + 5। और इसका सेम क्वेश्चन यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला एनसीईआरटी में करवाया, एक बार जाके जरूर देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, पूरा एलिमेंट, ये एक एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर। x + 5, अब यहाँ से आपके पास कुछ मिल जाएगा तो देख लो, y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यहाँ से आ जाएगा x + 3। ठीक है, x + 3 आ जाएगा। तो अब इसकी यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास लिखनी स्टार्ट करेंगे 2, 5 की। इक्विवेलेंस क्लास के एलिमेंट्स निकालते जाओ। जब x की वैल्यू 1, देखो यहाँ पर हमारे पास लेनी कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 9, 1 to 9। x भी बिलोंग कर रहा है a को और y भी बिलोंग कर रहा है a को, तो 1 से 9, 1 से 9 और यहाँ पर भी 1 से 9। ठीक, अब यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाओ। 1 है तो 4 है वो जो रिलेट करेगा। अब 2 है तो 5 है, 3 है तो 6 है, 7 है नहीं 4, 3 है ना, 4 है तो 7 है, 5 है तो 8 है, 6 है तो 9 है। अब रुक जाओ, क्योंकि जो हमारे पास 9 आ चुका, अगर अब हम 7 लेंगे, अगर हम यहाँ से 7 लेते हैं तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, बट y भी 1 से 9 को ही बिलोंग कर रहा है, बिकॉज a क्रॉस a में बात हो रही है। ठीक है, तो इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं ले सकते। तो इन सबका आप एडिशन करके देख लेना, इसके साथ रिलेट करके देख लेना, यही रिलेशन में ये आएंगे। ठीक है, देखो x + 5 मतलब 1 + 5 क्या आ रहा है 6, तो यहाँ पे 4 + 2 6। देखो 2 + 5 क्या आ रहा है 7, 5 + 2 7। तो इस तरीके से आपका पूरा सिर्फ यही वाले एलिमेंट है जो कि 2, 5 को रिलेट करेंगे। तो ये इसकी क्या बन गई, इक्विवेलेंस क्लास बन गई। क्लियर है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, क्योंकि अभी तक आपने एक सिंगल एलिमेंट में इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करी है, ये आप एक ऑर्डर्ड पेयर में इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कर रहे हो, तो एक बार इसको करके देख लेना। रिलेशन वही होता है जो इस कंडीशन को, जो भी कंडीशन दी होती है उसको फुलफिल करता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा काफी रिपीटिव क्वेश्चंस हैं, रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, अगर वो ना हो तो मुझे बता देना। और बेटा स्टेप बाय स्टेप चलो, बार बार सिर्फ 2-4 वर्ड है मेरे पास बोलने के लिए। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए चलो। और अभी तो आपके पास टाइम है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। लेकिन अगर आप जागोगे अक्टूबर में, आप जागोगे नवंबर में, आप जागोगे दिसंबर में, तो आपके पास पैनिक होने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो वहां पर हम आपको करवाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पर एक नाम आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन उसमें आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं लैक कर ही जाता है ना बेटा, कहीं ना कहीं लैक हो ही जाते हो। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100, बिल्कुल डीपली सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इसके साथ ये हो गए लॉन्ग, शॉर्ट हो गए, लॉन्ग हो गए। अब होंगे आपके जो नेक्स्ट है एमसीक्यूज। ठीक है, 5 पार्ट्स में हर एक चैप्टर को डिवाइड किया है एनसीईआरटी ने। अब हम करेंगे एमसीक्यूज, उसके सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट में। अच्छा बेटा, ngeinfinityclasses.com के बारे में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। NG Infinity क्लासेस पर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, वहां पर रेगुलर क्लासेस होंगी एंड CBSE और CUET भी कवर्ड है, सिर्फ 1499 में, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। वहां पर आप कोर्स को प्रीव्यू कर सकते हो। यहाँ पर आपका प्रीव्यू का ऑप्शन होगा, जो वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं अभी, वहां पर प्रीव्यू का ऑप्शन है हर एक के। वहां पर आप प्रीव्यू को क्लिक करोगे तो आप अभी फ्री मटेरियल वहां पर एक्सेस कर पाओगे वेबसाइट पर। तो आप देखो जाकर, पूरे साल के लिए सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, वो भी 1499।
कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसके अलावा। तो आप जल्दी से जाके इसको कर लो बेटा, बहुत नॉमिनल सा प्राइस है 1499 फॉर द होल ईयर। आप जल्दी से इसको जाके ज्वाइन कर लो, और सारी क्लासेस को आप 31 जुलाई 2007 तक आप एक्सेस कर पाओगे। आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीयूईटी तो हम प्रॉपर यहाँ पर करेंगे, सारे एमसीक्यूज करेंगे सीयूईटी के लिए, सारा जो भी हमारा मटेरियल है हम करेंगे। मैंने वहां पर वेबसाइट पर सीयूईटी का भी सिलेबस अपलोड कर दिया, आप जाके वहां पर चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, वहां पर सारे लाइव डाउट सेशंस, आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, रेगुलर टेस्ट के डिस्कशन हो रहे हैं। तो बेटा वहां पर जाकर आप एक बार देखो, फोकस करो स्टडीज पे। एंड थैंक यू सो मच।